चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे रिटर्न जो कि परसेंटेज में रहता है का डिसीजन टेबल। डिसीजन टेबल यानी कि अभी तक हम आर ई के फॉर्मूले यूज़ किए, सी ए पी एम वगैरह, फिर ई आर के फॉर्मूले यूज़ किए, एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब हमको एक डिसीजन लेना है कि ये जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो इनका मतलब क्या है, साथ ही साथ हमें क्या डिसीजन या क्या एक्शन लेना चाहिए उस सिक्योरिटी के प्रति। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है। इस टेबल में सबसे पहले लिखा हुआ है ई आर के ऊपर मिलेगा कितना। तो ई आर जैसा कि आप जानते हैं होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब कंपनी ने जो पैसा इन्वेस्टर से आया उसको बिजनेस में लगाया। बिजनेस एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें से उन्होंने कुछ रिटर्न कमाया। ये जो रिटर्न कमाया कंपनी ने वो रिटर्न कहलाता है एक्सपेक्टेड रिटर्न, कि कितना मिलेगा इन्वेस्टर को और चाहिए कितना, यानी कि इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट क्या है। तो इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट हम पढ़ लिए थे आर ई के अंदर में कि उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि ऐसा रिटर्न जो बिना रिस्क लेकर भी वो ले सकता था, मतलब उसको मिल सकता था, यानी कि आर एफ, रिस्क फ्री रिटर्न। और दूसरा होता है रिस्क प्रीमियम, यानी कि शेयर मार्केट में पैसा लगाने के कारण जो रिस्क ले रहा है उस पर उसको जो एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए, तो वो होता है आपका रिस्क प्रीमियम। और जो रिस्क फ्री रिटर्न है यानी कि आर एफ और रिस्क प्रीमियम, ये दोनों मिलके क्या बनते हैं, ये बनते हैं आर ई, रिक्वायर्ड रिटर्न। तो हमारे पास दो परसेंटेजेस हैं, एक है ई आर और एक है आर ई। पहला केस देखते हैं कि एक ऐसी सिक्योरिटी है जिसमें ई आर इज़ मोर देन आर ई। ई आर इज़ मोर देन आर ई मतलब हमें मिलेगा ज़्यादा बट हमें चाहिए कम। यानी कि ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको 10 रुपये रिटर्न चाहिए था, आपको 15 रुपये रिटर्न दे रही है कंपनी। अब इसको परसेंटेज में बोलूँ तो अगर 10% रिटर्न आपको चाहिए था, आपका आर ई आपने कैलकुलेट किया, आपका आर ई आया 10%, बट कंपनी कितना दे रही है, कंपनी दे रही है 15% ई आर। तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि अंडर प्राइज होते हैं या अंडर वैल्यूड रहते हैं, तो आपको डिसीजन क्या होना चाहिए, आपको बाय कर लेना चाहिए। आपको ऐसी सिक्योरिटी बाय कर लेना चाहिए, यानी कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें उसको एंट्री दे देनी चाहिए, उसमें ऐड कर लेना चाहिए ऐसे सिक्योरिटीज़ को जिनमें ई आर इज़ मोर देन आर ई, यानी कि दोज आर अंडर प्राइस्ड। अंडर प्राइस्ड क्यों बोल रहा हूँ, अंडर प्राइस्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर किसी चीज़ की प्राइस इतनी है आज के डेट में मार्केट में, बट इसकी प्राइस होनी ज़्यादा चाहिए, और आपने अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से पता किया कि यार इसकी प्राइस तो होनी इतनी चाहिए लेकिन है इतनी। ये कैसे बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ जब हम इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट प्राइस, एक्चुअल मार्केट प्राइस यानी कि पी जीरो और आई वी जीरो को कंपेयर करते हैं। आई वी जीरो क्या होता है, आई वी जीरो वो चीज़ होती है जो कि आर ई से निकलती है। सबसे पहले आर ई से निकलती है इंट्रिंसिक वैल्यू, कि भैया उसकी प्राइस होनी कितनी चाहिए। और जो आपका ई आर होता है उससे पी जीरो निकलता है, यानी कि उसकी एक्चुअल मार्केट प्राइस चल कितनी रही है। तो अगर किसी की मार्केट प्राइस 100 रुपये चल रही है बट होनी 120 चाहिए, 100 रुपये चल रही है बट होनी 120 चाहिए, तो आप परचेस कर लोगे। परचेस कर लोगे, धीरे 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 डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइस जो होनी चाहिए वहाँ तक पहुँच जाएगा। सही बात है। इसी तरीके से आपका ई आर और आर ई काम करता है, जैसे कि आई वी जीरो और पी जीरो काम करता है। ठीक है, तो पहला क्या बताया मैंने, पहला ये बताया कि अगर आपको ज़्यादा मिलेगा यानी कि ई आर ज़्यादा मिलेगा और आपको चाहिए कम आर ई, तो यानी कि वो चीज़ अंडर प्राइस्ड है, आपको बाय कर लेना चाहिए। दूसरा, इसका उल्टा केस, आपको चाहिए ज़्यादा मिलेगा कम। फॉर एग्जांपल आपका आर ई जो है वो 10% है और ई आर आपका 8% है, यानी कि चाहिए आपको 10% रिटर्न, कंपनी सिर्फ 8% रिटर्न ही कमा के दे रही है। तो ऐसा शेयर लेने का कोई मतलब नहीं है, या ऐसा कोई सिक्योरिटी लेने का कोई सेंस नहीं है। तो यानी कि ओवर प्राइस्ड है या ओवर वैल्यूड है, तो आपको इसको सेल कर देना चाहिए, आपको इसको बेच देना चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में उस आपने परचेस करके रखा है, उसके पोर्टफोलियो से आपको निकाल देना चाहिए बाहर। ठीक है। तीसरा केस, अगर ई आर और आर ई सेम हो जाता है, यानी कि मुझे अगर 10% रिटर्न चाहिए और मुझे मिलेगा भी 10%, सेम हो गया, नो मिस प्राइसिंग यानी कि करेक्टली वैल्यूड, तो आपको ऐसी सिक्योरिटीज़ को होल्ड करके रखना चाहिए। यानी कि अगर आपके पोर्टफोलियो में आपने वो सिक्योरिटी ऑलरेडी रखी हुई है तो उसको छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, वो वैसी की वैसी उसको आप छोड़ दो, अपने बास्केट के अंदर में उस इन्वेस्टमेंट को वैसे ही छोड़ दो। तो ये एक डिसीजन टेबल होता है जो कि आप रिटर्न के बेसिस पे निकालते हैं। आगे चल के हम एक प्राइसेस का भी डिसीजन टेबल देखेंगे जिसमें हम आई वी जीरो और पी जीरो को कंपेयर करेंगे, कि आई वी जीरो पी जीरो यानी कि किसी सिक्योरिटी की एक्चुअल मार्केट प्राइस जो चल रही है पी जीरो और होनी कितनी चाहिए आई वी जीरो, इन दोनों को कंपेयर करके ये देखेंगे कि कौन सी सिक्योरिटी ओवर प्राइस्ड है, अंडर प्राइस्ड है या करेक्टली वैल्यूड है, और डिसीजन उस हिसाब से लेना है।
बट सिंस अभी हमें रिटर्न का डिसीजन टेबल पढ़ना है तो हम रिटर्न का डिसीजन टेबल पढ़ रहे हैं जिसमें हम ई आर और आर ई को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल विथ रिस्पेक्ट ऑफ कृष्णा लिमिटेड। ईयर दिया हुआ है 2012, 13, 14, 15। फिर कृष्णा लिमिटेड का एवरेज शेयर प्राइस दिया हुआ है। फिर डिविडेंड पर शेयर, ठीक है। फिर दिया हुआ है एवरेज मार्केट इंडेक्स। फिर है मार्केट का डिविडेंड यील्ड और है रिटर्न ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अच्छा, ये सारी वैल्यूज आपको दी हुई है। नीचे हमको मांग रहा है कंप्यूट बीटा वैल्यू ऑफ कृष्णा लिमिटेड एट द एंड ऑफ 2015 एंड स्टेट योर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब कुछ कुछ वर्ड जैसे कि मार्केट इंडेक्स ये सब नहीं समझ में आए होंगे, मैं आपको समझाता हूँ कि हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट शेयर्स है, यानी कि आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो आप रिटर्न क्या कमाओगे? तो रिटर्न आप दो तरह की कमाते हो, एक होता है डिविडेंड और एक होता है कैपिटल अप्रिसिएशन। कैपिटल अप्रिसिएशन मतलब किसी सिक्योरिटी की, यानी कि हमारे केस में यहाँ पे शेयर की प्राइस जो है, मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस बढ़ चुकी है, तो बढ़े हुए दाम पे जब आप बेचोगे तो जो डिफरेंस होगा वो आप कमाओगे, दैट इज़ नोन एज कैपिटल अप्रिसिएशन। और डिविडेंड क्या होता है? जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो कोई भी आदमी जब इन्वेस्टमेंट करता है शेयर्स पे तो उसे दो तरीके का रिटर्न मिलता है, डिविडेंड और कैपिटल अप्रिसिएशन। यही डिविडेंड और कैपिटल अप्रिसिएशन का फॉर्मूला हम सीखे थे ईआर में, एक्सपेक्टेड रिटर्न। जब हम ईआर कैलकुलेट करना सीख रहे थे, एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो एक फॉर्मूला आया था हमारे सामने, डिविडेंड प्लस P1 माइनस P0 अपॉन P0 इंटू 100। तो यही रिटर्न का फॉर्मूला था ईआर का। लाइकवाइज अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे मार्केट के इंडेक्स पे, अभी इंडेक्स क्या होता है? अगर आपको मेरा एक प्रीवियस डिस्कशन याद हो जिसमें मैंने आपको निफ्टी और सेंसेक्स समझाया था, जिसमें मैंने बताया था कि निफ्टी एंड सेंसेक्स आर मार्केट इंडिकेटर्स, यानी कि शेयर मार्केट ओवरऑल कैसा परफॉर्म कर रहा है वो सेंसेक्स की फिगर और निफ्टी की फिगर से समझ में आ जाता है। तो ये जो निफ्टी और सेंसेक्स है इसको मार्केट इंडेक्स वर्ड भी बोलते हैं। तो मार्केट इंडिकेटर बोलो, मार्केट इंडेक्स बोलो, एक ही मतलब है। अब मैंने कहा मैंने इन्वेस्टमेंट किया मार्केट इंडेक्स में। अब एक बात बताइए कि सेंसेक्स और निफ्टी कोई शेयर हैं क्या? कोई शेयर तो नहीं है। मैंने क्या बताया था? ये तो मार्केट का इंडिकेटर है, यानी कि ये तो कोई इंडिकेटर है जो पॉइंट्स में रहता है। क्या ये कोई शेयर है जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट करूं? ऐसा तो है नहीं, ये तो सिर्फ एक इंडिकेटर है। तो मेरा मतलब क्या हुआ जब मैंने कहा मार्केट इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट किया? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो पोर्टफोलियो है, हमने उसके अंदर में जितने भी मार्केट में शेयर्स का ट्रेडिंग हो रहा है, जिससे सेंसेक्स बना है, निफ्टी बना है, वो हमने परचेज कर लिया। सेंसेक्स बनता है टॉप 30 स्टॉक से। तो सेंसेक्स किससे बना? टॉप 30 स्टॉक से बना। तो मैंने भी क्या किया, वो टॉप 30 स्टॉक्स का एक एक शेयर परचेज कर लिया। तो मेरा पोर्टफोलियो भी सेंसेक्स जैसा दिख रहा है, क्योंकि सेंसेक्स जिस पे डिपेंडेंट है टॉप 30 स्टॉक्स पे, वही मेरा पोर्टफोलियो के अंदर में भी वो स्टॉक्स हैं। तो जो सेंसेक्स उठेगा या गिरेगा वो डिपेंड करेगा 30 स्टॉक्स के उतार चढ़ाव पे। तो वही चीज़ मेरे पोर्टफोलियो में भी उतार चढ़ाव होगा। तो जो इतना सेंसेक्स से रिटर्न मिलेगा, यानी कि सेंसेक्स जितना बढ़ेगा उतना मेरा पोर्टफोलियो बढ़ेगा। वैसे ही निफ्टी होता है, निफ्टी टॉप 50 स्टॉक से बनता है। तो जब भी मैं कहूँ कि इन्वेस्टमेंट इन मार्केट इंडेक्स, यानी कि मैं कोई इंडिकेटर परचेज नहीं कर रहा हूँ। इंडिकेटर इज नॉट फॉर सेल, इंडिकेटर इज समथिंग दैट डिटरमाइंस हाउ द शेयर मार्केट इज परफॉर्मिंग। ठीक है, तो अभी के लिए आपको क्या ध्यान रखना है? अभी के लिए ध्यान रखना है कि मार्केट इंडेक्स में पैसा लगाने का मतलब मार्केट पोर्टफोलियो बनाना या मार्केट पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट करना। आगे चल के फर्दर के डिस्कशन में इंडेक्स का परचेज होता है, वो कैसे होता है मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ इतना समझने की ज़रूरत है कि जब भी मैं कहूँ इन्वेस्टमेंट इन मार्केट इंडेक्स, इसका मतलब ये है कि मैं एक पोर्टफोलियो बनाने जा रहा हूँ जिसके अंदर में मार्केट रिप्रेजेंटेटिव स्टॉक्स हैं। तो मेरा पोर्टफोलियो मार्केट सेम दिखेगा। तो जब आप पैसा मार्केट में लगाओ तो रिटर्न जो कमाओगे वो क्या क्या होगा? वो होगा डिविडेंड यील्ड परसेंटेज प्लस इंडेक्स का अप्रिसिएशन परसेंटेज। ये इंडेक्स अप्रिसिएशन और कैपिटल अप्रिसिएशन एक ही बात है। यानी कि इंडेक्स क्या है? इंडेक्स है 1100 पॉइंट, 1200 पॉइंट, 1300 पॉइंट।
अब 1100 पॉइंट से 1300 पॉइंट चला गया तो 200 पॉइंट बढ़ा तो अप्रिशिएट हुआ। तो यही चीज़ आपके कैपिटल में भी होती है, यानी कि आपके शेयर की प्राइस में भी होती है कि 100 रुपये की चीज़ 120 हो गई, 130 हो गई। तो जो चीज़ शेयर में कैपिटल अप्रिसिएशन होता है वही चीज़ इंडेक्स में इंडेक्स अप्रिसिएशन होता है। और डिविडेंड यील्ड तो वही होता है, डिविडेंड यील्ड जैसे उसमें डिविडेंड काम करता है इसमें भी डिविडेंड परसेंटेज काम करता है। तो ये आपका रिटर्न हो जाएगा जब आप मार्केट इंडेक्स में पैसा लगाओगे या फिर मार्केट पोर्टफोलियो में पैसा लगाओगे। और इसमें जो रिटर्न कैलकुलेट होगा वो आरएम कहलाता है। सीधी बात है, आरएम यानी कि मार्केट का रिटर्न। तो मार्केट का रिटर्न यही तो होता है, डिविडेंड यील्ड परसेंटेज प्लस इंडेक्स अप्रिसिएशन। अब क्वेश्चन के डेटा को फिर से देखते हैं। हमें ईयर दिया हुआ है, हमें कृष्णा लिमिटेड की दो बातें दी हुई है, एवरेज शेयर का प्राइस और डिविडेंड पर शेयर। हमें डिविडेंड पर शेयर दिया हुआ है और एवरेज शेयर की प्राइस दी हुई है 4 साल की। मार्केट से दो डेटा दिया हुआ है, एक है एवरेज मार्केट का इंडेक्स और एक है डिविडेंड यील्ड। ठीक है, तो मार्केट का दो डेटा क्या क्या दे दिया, एवरेज मार्केट का इंडेक्स कितना चल रहा है और डिविडेंड यील्ड। तो जो एवरेज मार्केट इंडेक्स है वो एक तरीके से कृष्णा लिमिटेड की प्राइस जैसे ही काम करेगा, और इसका जो डिविडेंड पर शेयर है कृष्णा लिमिटेड का वो इस डिविडेंड यील्ड की तरह काम करेगा। तो अगर मैंने इन्वेस्टमेंट की कृष्णा लिमिटेड में तो दो चीज़ मुझे मिलेगी, एक मिलेगा कैपिटल अप्रिसिएशन जो कि मैं एवरेज शेयर प्राइस के थ्रू कैलकुलेट करूंगा, और डिविडेंड। और वैसे अगर मैंने मार्केट में पैसा लगाया तो मार्केट में एक तो मुझे इंडेक्स अप्रिसिएशन मिलेगा एवरेज मार्केट इंडेक्स को यूज़ करके, और डिविडेंड यील्ड मिलेगा। फिर है रिटर्न ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये सब चीज़ें जो होती है वो रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ कहलाती है, यानी कि इनमें रिस्क नहीं होता। तो रिस्क नहीं होता तो उसमें जो रिटर्न मिलेगा वो आरएफ कहलाता है, रिस्क फ्री रेट। ये हमने सीएपीएम में डिस्कस किया था। तो हमको आरएफ दिए हुए हैं अलग अलग साल के। अब क्या करना है, अब पहला काम करना है रिटर्न निकालना। हमको पास्ट डेटा दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको रिटर्न निकालना है। अब रिटर्न निकालने का सबसे पहले मैंने बताया था पास्ट डेटा के समय कि पास्ट डेटा में जो सबसे पहला वाला डेटा दिया रहता है उसका रिटर्न नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो बिगिनिंग है, इसके पहले की वैल्यूज़ नहीं है, उसके बाद की वैल्यूज़ है। यानी कि इसका रिटर्न जो है कैसे निकलेगा, कौन सा 2013 का रिटर्न कैसे निकलेगा, 2013 का रिटर्न निकलेगा, 2013 का ये हो जाएगा P1, ये हो जाएगा P0 और ये हो जाएगा डिविडेंड। तो 22 रुपीज़ प्लस 253 माइनस 245 अपॉन 245 इंटू 100 विल गिव मी द रिटर्न और 2013। ठीक है, ऐसा ही मार्केट के साथ भी होगा। मार्केट में कैसे करेंगे, मार्केट में एक्चुअली परसेंटेज निकाल के दिया हुआ है तो इसको अलग से जोड़ देंगे, और 2130 माइनस 2013 मल्टीप्लाई बाय 100 विल गिव मी इंडेक्स अप्रिसिएशन का परसेंटेज। अब उसमें मैं जोड़ दूंगा 5%, तो मेरा RM आ जाएगा फॉर 2013। तो इसी तरीके से जैसा मैं समझा रहा था आपको कि कैलकुलेशन रिटर्न्स का फॉर्मूला हमने सीखे थे, D1 प्लस P1 माइनस P0 अपॉन P0 इंटू 100। इस केस में 12-13 का निकलेगा, 13-14 का निकलेगा, 14-15 का निकलेगा। यानी कि 3 साल का रिटर्न निकाल सकते हो, बट 4 साल का नहीं निकाल सकते। यानी कि 2012 सिर्फ का नहीं निकलेगा, आगे के सालों का निकलेगा। एक्चुअली तो ये 12-13 का मतलब 2013 है, इसका 2014 है, इसका 2015 है। तो पहले का आ गया 12.24%, दूसरे का आ गया 32.41%, तीसरे का आ गया 16.13%। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है बीटा। बीटा निकालने के लिए हमको रिटर्न ऑफ द मार्केट्स एंड रिटर्न ऑफ द स्टॉक चाहिए। तो पहले तो हमने 3 साल का रिटर्न ऑफ द स्टॉक निकाल लिया। अगला है कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न फ्रॉम मार्केट इंडेक्स। तो जैसा मैं वर्बली समझा रहा था कि पहले आप इंडेक्स अप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लोगे, 2130 माइनस 2013 अपॉन 2013 इंटू 100 विल गिव मी 5.81%। इस 5.81 में डिविडेंड यील्ड एग्जैक्टली ऐसे ही ऐड कर दूंगा, तो 5.81 प्लस 5 इज इक्वल टू 10.81। अगले साल का 10.33 प्लस 6 16.33, और 9.79 प्लस 7 16.79। तो 3 अलग साल का ER आ गया, यानी कि एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया, यानी कि रिटर्न ऑफ स्टॉक आ गया, और 3 अलग साल का मार्केट रिटर्न आ गया। अब कुछ नहीं, जो आप सीख चुके हो वही करेंगे।
यानी कि बीटा निकालने का तरीका कोवेरियंस बाय मार्केट का वेरियंस। तो उसका फॉर्मूला कैसे यूज़ करेंगे कि 3 साल ले लेंगे, 12, 13, 13, 14, 14, 15। क्रिस्टल लिमिटेड के रिटर्न को x मान लेंगे जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया, 12.24, 32.41, 16.13%। और मार्केट रिटर्न को हम लोग y लेते आए हैं तो अभी भी y लेंगे, 10.81, 16.33, 16.79। अब समय आ गया x बार और y बार निकालने का। तो समेशन x किए तो 60.78 आया, समेशन y किए तो 43.93 आया। फिर ER निकालने का तरीका x बार होता है, x बार इजिकल टू समेशन x बाय n विच इज 60.78% अपॉन 3, 20.26%। वैसे ही y बार निकालेंगे जो कि RM होता है, समेशन y बाय n 43.93% अपॉन 3, 14.64। फिर दो कॉलम बनाएंगे x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, यानी कि 12.24 माइनस 20.26 इज इक्वल टू माइनस 8.02% एंड सो ऑन। वैसे ही y माइनस वाई बार 10.81 माइनस 14.64 इज इक्वल टू माइनस 3.83। तो x माइनस एक्स बार आ गया, y माइनस वाई बार आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार आ जाएगा कॉलम, जो कि परसेंटेज स्क्वायर में रहेगा। इसका समेशन कर लेंगे तो 42.37% स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद y माइनस वाई बार स्क्वायर निकाल लेंगे, उसका समेशन कर लेंगे तो आ जाएगा 22.148% स्क्वायर। सबसे पहला काम है कोवेरियंस निकालने का, कोवेरियंस बिटवीन रिटर्न ऑफ द मार्केट एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न। इसका फॉर्मूला होता है समेशन x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार अपॉन n। तो 42.37% स्क्वायर अपॉन 3, दिस विल गिव यू 14.1236% स्क्वायर। फिर हमको चाहिए मार्केट का वेरिएंस। मार्केट के वेरिएंस के लिए सबसे पहले मार्केट का एसडी चाहिए, यानी कि सिग्मा एम, सिग्मा एन यानी कि सिग्मा वाई। सिग्मा वाई इज इक्वल टू रूट ओवर समेशन वाई माइनस वाई बार स्क्वायर अपॉन एन, 22.148% स्क्वायर। तो कहाँ से आया, यहाँ से आया, 22.148% स्क्वायर अपॉन 3 का रूट ओवर, तो रूट ओवर 7.3826% स्क्वायर। तो सिग्मा एम आ गया 2.717% और मार्केट का वेरिएंस यानी कि एस डी का स्क्वायर 7.3826% स्क्वायर। तो सिंस हमारे पास को वेरिएंस आ चुका है और मार्केट का वेरिएंस आ चुका है, तो बीटा का फॉर्मूला जो आप पहले भी इस्तेमाल कर चुके हो, को वेरिएंस बाय मार्केट का वेरिएंस, यानी कि को वेरिएंस अपॉन सिग्मा एम होल स्क्वायर, दिस विल बी 14.1236% स्क्वायर अपॉन 7.3826% स्क्वायर। ये और ये कट जाएगा, बीटा आ जाएगा 1.91। तो बीटा निकालने का तरीका कोवेरिएंस बाय मार्केट का वेरिएंस, और कोवेरिएंस मार्केट का वेरिएंस निकालने के लिए क्या चाहिए, रिटर्न्स ऑफ द मार्केट एंड रिटर्न्स ऑफ द स्टॉक। रिटर्न्स ऑफ द मार्केट और रिटर्न ऑफ द स्टॉक कैसे निकालें, डिविडेंड और कैपिटल अप्रिसिएशन यूज करके या इंडेक्स अप्रिसिएशन यूज करके। अब ऑब्जर्वेशन, अभी ऑब्जर्वेशन जो हमको अपना स्टेट करना है उसके लिए वही डिसीजन टेबल हमको यूज करना पड़ेगा जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले सिखाया, जिसमें ईयर था आर एफ प्लस आर माइनस आर एफ इंटू बीटा का जो फॉर्मूला आर ई का वो यूज़ कर लेंगे। तो आर एफ हमारे पास 2012-13 का 6% है, 13-14 का 6% है, 14-15 का 6% है, यानी कि अलग अलग साल के जो अलग अलग आर एफ है वो यूज़ कर लेंगे। आर एम भी वैसे ही करेंगे, जो अलग अलग साल का अलग अलग आर एम आया था वो यूज़ कर लेंगे। और बीटा हमने अभी अभी निकाला 1.91, तो तीनों जगह पे वो यूज़ हो जाएगा। तो आर ई पहले में आया 15.18, दूसरे में आया 25.73, तीसरे में आया 26.61। इसको किससे कंपेयर करेंगे, ई आर से। ई आर आप निकाल चुके थे अभी, 12.24, 32.41, 16.13। अब पहले केस में देखें तो हमको रिक्वायर्ड था 15.18, मिल रहा है 12.24, यानी कि कम मिल रहा है, यानी कि ओवर प्राइस है, तो बेच दो, सेल कर देंगे। दूसरे केस में हमको ज़्यादा मिल रहा है, चाहिए था कम, मिल रहा है 32.41%, बट चाहिए सिर्फ 25.73, तो अंडर प्राइस है, बाय कर लो। और तीसरे केस में 26.61 इज मोर देन 16.13, तो सेल कर लो। तो आपका ऑब्जर्वेशन जो है वो ई आर और आर ई पे डिपेंडेंट रहेगा, और आपका डिसीजन और या फिर एक्शन डिपेंड करेगा कि वो चीज़ ओवर प्राइज्ड है, अंडर प्राइज्ड है या करेक्टली वैल्यूड है, यानी कि नो मिस प्राइसिंग। ठीक, नोट, यूज ईयर वाइज आर एम एंड ईयर वाइज ई आर फॉर ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो आपको ऑब्जर्वेशन बनाना है
उसमें आपको ईयर वाइज RM यूज़ करना है और ईयर वाइज ER यूज़ करना है। स्टूडेंट को कन्फ्यूजन कहाँ होता है? स्टूडेंट को कन्फ्यूजन ये होता है कि सर आपने इसको यहाँ पे RM बोल दिया 14.64 और इसको यहाँ पे ER बोल दिया, तो ये तीनों अलग अलग ER हैं कि ये अकेला ER है? तो ध्यान से सुनिएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न पूरे के पूरे सिक्योरिटी का होता है जो कि एक्स बार करके निकलता है। बेसिकली एवरेज रिटर्न निकालने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि एवरेज का फॉर्मूला यूज कर रहे हो आप। तो वो जो एवरेज करके आपने निकाला यानी कि एक्स बार निकाला, दैट इज एन एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है सिक्योरिटी। बट इसके अलग अलग साल का भी तो ईयर निकाल सकते हो। अलग अलग साल का ईयर कैसे निकाल सकते हो? जो आपको रिटर्न मिलेगा, यानी कि एक्चुअल रिटर्न क्या मिलता है आपको? आपको मिलता है डिविडेंड और कैपिटल अप्रिसिएशन। तो जब आपने उससे डिविडेंड और कैपिटल अप्रिसिएशन से, ये देखो, ये डिविडेंड और कैपिटल अप्रिसिएशन से रिटर्न निकाला, ये भी तो ईआर ही है। तो यानी कि ईआर सिर्फ एक्स बार पे सीमित नहीं है, वो हर साल का भी अलग अलग निकाल सकते हैं और पूरा का पूरे का एक एवरेज भी निकाल सकते हैं, यानी कि एक्स बार भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे ही आरएम भी है, अलग अलग साल का भी रिटर्न है ये अलग अलग साल का आरएम है, यानी कि मार्केट रिटर्न है। और ये भी एक आरएम है 14.64 जो कि एक एवरेज मार्केट रिटर्न है। तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा कि ईआर का मतलब सिर्फ एक्स बार होता है। नहीं, ईआर का मतलब होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न। वो हर साल का अलग अलग भी आ सकता है और पूरी सिक्योरिटी का एक साथ निकालना हो तो एवरेज वगैरह करके यानी कि एक्स बार करके निकाल सकते हैं। सेम गोज फॉर आरएम। आरएम भी हर साल का अलग निकल सकता है और सम बेसिस पे यानी कि वाई बार के थ्रू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे डिस्कशन आ रहा है टू फैक्टर मॉडल का। ये क्या होता है तो समझाते हैं। बीटा हम पढ़ चुके हैं। बीटा क्या होता है? बीटा इज अ टाइप ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। बीटा एक तरीके का सिस्टमैटिक रिस्क होता है। ठीक है, इतना तो पता है। सिस्टमैटिक रिस्क किससे पैदा होता है? सिस्टमैटिक रिस्क पैदा होता है सिस्टमैटिक फैक्टर्स के कारण। ऐसे सिस्टमैटिक फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं ऑल स्टॉक्स को, यानी कि जिस सिक्योरिटी की मैं बात करने वाला हूं उसको भी अफेक्ट करेगा। हाँ, करेगा। ठीक है, तो यानी कि बीटा का जो जन्म है, यानी कि जो उसका ओरिजिन है, वो ऐसे फैक्टर से हुआ जो मेरी सिक्योरिटी को अफेक्ट करेगा। जी हाँ, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देयर कैन बी मोर देन वन सिस्टमैटिक फैक्टर। एक सिक्योरिटी को सिर्फ एक फैक्टर अफेक्ट करे ज़रूरी नहीं है। यानी कि एक सिक्योरिटी को सिर्फ एक ही सिस्टमैटिक फैक्टर अफेक्ट करे और उस सिस्टमैटिक फैक्टर के कारण जो रिस्क उत्पन्न हो वो सिस्टमैटिक रिस्क हो, एक ही हो, यानी कि एक ही बीटा हो, ज़रूरी नहीं है। मतलब इन अ केस where there are more than one systematic factor, there can be more than one beta। एक ही सिक्योरिटी का मोर देन वन बीटा हो सकता है। हाँ, हो सकता है। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ये लॉजिकल है कि अगर एक सिक्योरिटी को दो सिस्टमैटिक फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, यानी कि उस सिक्योरिटी के साथ दो सिस्टमैटिक रिस्क जुड़े हुए हैं, तो दोनों सिस्टमैटिक रिस्क का अलग अलग बीटा निकलेगा। सीधी बात है, क्योंकि ये वाला जो सिस्टमैटिक रिस्क है ये अलग तरीके से फ्लक्चुएट होगा और ये वाला सिस्टमैटिक रिस्क अलग तरीके से फ्लक्चुएट होगा, मतलब मेरे सिक्योरिटी को अफेक्ट करेगा। तो जहां जहां पे मोर देन वन सिस्टमैटिक फैक्टर होंगे वहां पे मोर देन वन बीटा रहेगा एक ही सिक्योरिटी का। यानी कि अगर दो फैक्टर हैं एग्जांपल के तौर पे फैक्टर 1 एंड फैक्टर 2, तो फैक्टर 1 का एक बीटा अलग होगा, फैक्टर 2 का बीटा अलग होगा और वो दोनों बीटा उस एक सिक्योरिटी के लिए एप्लीकेबल होंगे और उस एक सिक्योरिटी को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो बीटा हमने अभी तक जो है सिर्फ एक ही बीटा निकाला है, एक ही फॉर्मूले सीखे हैं, तो हमारा ध्यान में ये रहता है कि यार एक ही बीटा होता होगा, एक सिक्योरिटी का एक ही बीटा होगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर एक सिक्योरिटी को दो सिस्टमैटिक फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, उसको अफेक्ट कर रहे हैं, तो यानी कि दो सिस्टमैटिक रिस्क जुड़े हुए हैं, यानी कि दो अलग अलग फैक्टर के दो अलग अलग बीटा होंगे। नोट, बीटा इज ऑल्सो कॉल्ड सेंसिटिविटी। तो कभी कभी क्वेश्चन में बोलता है कैलकुलेट सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मतलब नहीं पता तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सेंसिटिविटी का मतलब होता है बीटा। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि
बीटा के डिस्कशन में मैंने बताया था कि बीटा का डायरेक्शन सेम होता है, सेंसिटिविटी डिफरेंट होती है। सेंसिटिविटी मतलब किसी का बीटा 2 होगा, किसी का बीटा 3 होगा। तो अगर मार्केट बढ़ेगा तो सारे स्टॉक बढ़ेंगे, लेकिन जो जिसका बीटा 2 है वो 2% से बढ़ेगा, जिसका बीटा 3 हो 3% से बढ़ेगा। ठीक है, तो बीटा इज ऑल्सो कॉल्ड सेंसिटिविटी। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। मिस्टर एक्स owns a portfolio with the following characteristics। एक पोर्टफोलियो उनके पास और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं। हमने क्या सीखा है पोर्टफोलियो के कैरेक्टरिस्टिक्स? दो ही सीखे थे, रिस्क और रिटर्न। तो सिक्योरिटी ए है, सिक्योरिटी बी है और रिस्क फ्री सिक्योरिटी है। फैक्टर 1 सेंसिटिविटी 0.80, 1.5 और 0। अब ये पढ़ के आप कंफ्यूज मत होना। फैक्टर 1 सेंसिटिविटी कैसे पढ़ना है? फैक्टर 1 बीटा। फैक्टर 1 बीटा किसका? ए का भी, बी का भी, रिस्क फ्री सिक्योरिटी का भी। ए क्या है? एक सिक्योरिटी जो मेरे पोर्टफोलियो मेरे बास्केट में बैठी हुई है और बी भी बैठा हुआ है, दोनों बैठे हुए हैं और दोनों को दो दो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं। फैक्टर 1 सेंसिटिविटी, फैक्टर 2 सेंसिटिविटी। 0.80 क्या है? 0.80 है फैक्टर 1 बीटा ऑफ ए। 1.5 क्या है? फैक्टर 1 बीटा फॉर बी। ऐसे पढ़ना है। रिस्क फ्री सिक्योरिटी में 0 लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि बीटा 0 कब होता है? जब रिस्क फ्री सिक्योरिटी रहती है, यानी कि जब रिस्क ही नहीं रहेगा तो बीटा का वैल्यू कुछ रहेगा नहीं, बीटा का वैल्यू 0 रहेगा। तो फैक्टर 2 सेंसिटिविटी 0.6 एंड 1.2 एंड 0। ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न 15%, 20% एंड 10%। तो सिक्योरिटी ए का एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी कि ई आर दिया हुआ है, ई आर 15%, 20% एंड 10% फॉर रिस्क फ्री सिक्योरिटी। रिस्क फ्री सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी कि क्या कहना चाह रहा है? यानी कि कहना चाह रहा है आर एफ, रिस्क फ्री रिटर्न। रिस्क फ्री सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न और होगा क्या? आर एफ ही होगा। तो हमारा 10% क्या है? आर एफ है। इट इज अज्यूम दैट सिक्योरिटी रिटर्न्स आर जनरेटेड बाय टू फैक्टर मॉडल। तो जो मैं आपको अभी बता रहा था कि एक सिक्योरिटी को दो सिस्टमैटिक रिस्क अफेक्ट कर सकते हैं, यानी कि एक ही सिक्योरिटी का मोर देन वन बीटा हो सकता है। वो कहाँ एप्लीकेबल होता है? वो एप्लीकेबल होता है टू फैक्टर मॉडल में। पहला रिक्वायरमेंट, इफ मिस्टर एक्स हैज 1 लाख रुपीज टू इन्वेस्ट एंड सेल्स शॉर्ट 50,000 of security B and purchases 1,50,000 of security A, what is the sensitivity of Mr. X portfolio to the two factors? ठीक है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी। सबसे पहले हमसे मांग रहा है व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ मिस्टर एक्स पोर्टफोलियो, यानी कि क्या मांग रहा है? सेंसिटिविटी यानी कि बीटा, बीटा ऑफ मिस्टर एक्स पोर्टफोलियो यानी कि पोर्टफोलियो बीटा मांग रहा है आपसे। अब अगर रिकॉल करोगे तो पोर्टफोलियो बीटा का क्या सिखाया था? पोर्टफोलियो बीटा का सिखाया था कि 5 फॉर्मूले बीटा ऑफ द स्टॉक के और एक फॉर्मूला आपका बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो का, जिसमें समेशन डब्ल्यू बी व समेशन डब्ल्यू करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आंसर की तरफ। अब क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा था सेल्स शॉर्ट, ये समझाता हूँ। मान के चलिए आपको प्रॉफिट कमाना है, शेयर मार्केट से प्रॉफिट कमाना है, तो क्या करोगे? कुछ शेयर को पहले परचेस करोगे। सीक्वेंस क्या फॉलो करोगे? सबसे पहले आप कोई चीज़ परचेस करोगे। प्लस का मतलब क्या है? आपने कोई चीज़ जोड़ी अपने पास, कोई शेयर परचेस करके लाया तो आज प्लस हो जाएगा ना आपका, आपके पास शेयर्स बढ़ जाएंगे। तो आपने बेच दिए तो शेयर्स कम हो जाएंगे, तो प्रॉफिट कमा लिया। यानी कि कोई चीज़ 100 रुपये की चल रही थी मार्केट में, मैंने 100 रुपये का शेयर परचेस किया, उसकी प्राइस 120 हो गई, मैंने 120 में सेल कर दिया, तो 20 रुपीज़ प्रॉफिट कमाया। 100 रुपये मेरे जेब से गए थे, 120 रुपये मेरे जेब में आए, तो नेट मैंने 20 रुपये कमाए। अब ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, परचेस पहले किए यानी कि शेयर्स को अपने पास जोड़े, फिर सेल किए, शेयर्स को अपने पास से हटाए, प्रॉफिट कमाए। इसका एक सीक्वेंस नहीं फॉलो करने का भी तरीका है। यानी कि अगर प्राइस चल रही किसी शेयर की 150 रुपये, मुझे लग रहा है कि ये शेयर गिरेगा और जब 100 पे आएगा ना तो मुझे प्रॉफिट कमाना है, तो मैं क्या करूं? 150 में परचेस कर लूंगा तो ऊपर जाने का एस्टिमेशन होगा, बट मेरे को लग रहा है गिरेगा, गिरने का एस्टिमेशन है मेरा। 150 पे नहीं रहेगा, गिरेगा, नीचे आएगा, मुझे कमाना है प्रॉफिट, क्या करूं? तो एक कंसेप्ट लेके आए शॉर्ट सेलिंग का, यानी कि आपके पास अगर वो सिक्योरिटी है नहीं, अगर मेरे पास ऑलरेडी वो सिक्योरिटी होती तो जब 100 रुपये पे आती तब बेच दिया होता, बट मेरे पास है नहीं, मुझे फिर भी प्रॉफिट कमाना है।
तो क्या किए, तो कंसेप्ट लेके आए शॉर्ट सेलिंग का, जहाँ पे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थोड़ा सा चेंज कर दिए। पहले बोले सेल कर लो, बाद में परचेस कर लेना। तो मैं पहले सेल का ट्रांजैक्शन कर दूंगा, मेरे पास सिक्योरिटी है नहीं, फिर भी मैंने बेच दी। समझ रहे हो, मेरे पास सिक्योरिटी है नहीं, फिर मैंने बेचने का ट्रांजैक्शन कर दिया 150 रुपीज़ में, तो मैंने सेल कर दी 150 रुपीज़ में। मतलब मेरे पास अगर 0 शेयर्स थे, ठीक है, 0 शेयर था, मैंने 1 शेयर शॉर्ट सेल कर दिया, मतलब माइनस में चला गया, -1 हो गया, स्टॉक ही नहीं है मेरे पास तो भी बेच दिया। अब क्या करना पड़ेगा, परचेस करना पड़ेगा, तो परचेस कर दिया 100 रुपये में, तो सेल किया था 150 रुपये में, बाय कर लिया 100 रुपये में, फिर भी तो प्रॉफिट कमा लिया ना 50 रुपये का। तो शॉर्ट सेलिंग का क्या मतलब होता है, शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है कि सबसे पहले आप सेल का ट्रांजेक्शन कर लो, फिर बाय का ट्रांजेक्शन कर लेना, जिससे कि आप प्रॉफिट कमा पाओ। ये कब हो पाता है, जब आपको लगता है कि किसी चीज सिक्योरिटी का प्राइस गिरने वाला है और आपके पास वो सिक्योरिटी है नहीं। तो अगर सिक्योरिटी है नहीं, तो अगर गिरने वाला है तो करोगे क्या फाइनली, इन शॉर्ट हाई प्राइस पे सेल कर दोगे, कम दाम में खरीद लोगे, कम दाम में परचेस कर लोगे, हाई प्राइस में सेल आउट कर दोगे। सीक्वेंस ऑफ इवेंट चेंज हो गया, पर प्रॉफिट कमाना जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो तो पूरा हो गया ना, कि महंगे में बेचो सस्ते में खरीदो। तो कोई चीज सस्ती चल रही है, उसको आपने परचेस कर लिया, जब वो महंगी हो जाएगी तब बेचोगे, या फिर महंगे में बेच दो, सस्ते में खरीद लो। तो ये कंसेप्ट है शेयर मार्केट में शॉर्ट सेलिंग का, जहाँ पे सेल ट्रांजेक्शन कैन बी डन अर्लियर देन द परचेज ट्रांजेक्शन कैन बी डन सो एज टू बुक द प्रॉफिट, जस्ट लाइक वी डू इन नॉर्मल केस। यहाँ पे जो वर्ड था शॉर्ट सेल किया है 50,000, यहाँ पे वर्ड था ना कि उसने सेल शॉर्ट किया 50,000 बी, तो 50,000 रुपए का उसने शॉर्ट सेलिंग किया और 1,50,000 रुपए का उसने परचेज कर लिया ए। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो। बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो बोल रहा था सेंसिटिविटी ऑफ मिस्टर एक्स पोर्टफोलियो। लेकिन हमें ध्यान देना पड़ेगा कि सिंस दो फैक्टर अलग अलग है, फैक्टर 1 अलग है, फैक्टर 2 अलग है, तो फैक्टर 1 का बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो अलग निकलेगा और फैक्टर 2 का बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो अलग निकलेगा। यानी कि एक बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो नहीं निकल सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक बीटा ही नहीं है, यहाँ पे तो दो बीटा है। दो बीटा कैसे, एक फैक्टर 1 बीटा, एक फैक्टर 2 बीटा। सिंस दो बीटा रहेगा तो दो बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो भी तो निकलेगा, तो फैक्टर 1 का बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो अलग निकलेगा, फैक्टर 2 बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो अलग निकलेगा। मैं पहले फैक्टर 1 बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें क्या क्या करूँगा, सिक्योरिटी ए भी मैंने ले रखी है, मार्केट वैल्यू लूँगा, मार्केट वैल्यू में मैंने परचेज किया था, परचेज का साइन क्या होता है, प्लस होता है, मतलब मैंने कोई शेयर परचेज करके आया तो मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा, और कोई चीज़ शेयर वगैरह सेल करूँगा तो मेरा स्टॉक घट जाएगा। स्टॉक किसका, शेयर का स्टॉक, ठीक है। तो अगर मैं कोई चीज़ परचेज करूँगा तो उसका स्टॉक बढ़ जाएगा ना, कोई चीज़ सेल करूँ तो स्टॉक घट जाएगा, तो मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ। तो प्लस 1,50,000 मैं परचेज करके आए, सिक्योरिटी ए 1,50,000 रुपए की आप परचेज करके आए, तो प्लस लिखूंगा, प्लस 1,50,000, और सिक्योरिटी भी आप शॉर्ट सेल करके आए तो -50,000 सेल करके आए, तो समेशन डब्ल्यू 1,00,000 रुपए नेट, प्लस 150 -50 इज प्लस 100, यानी कि समेशन डब्ल्यू इज 1,00,000 रुपीज। फैक्टर 1 का बीटा 0.8 एंड 1.5 ए और बी का, तो डब्ल्यू भी निकालेंगे इस दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो ये आएगा 1,20,000, ये आएगा -75,000। समेशन डब्ल्यू भी करोगे तो ये आएगा +45,000, और फैक्टर 1 का बीटा दी पोर्टफोलियो निकालोगे समेशन डब्ल्यू बी बाय समेशन डब्ल्यू +45,000 अपॉन +1,00,000 इज +0.45। तो इस तरीके से आपने निकाल लिया बीटा दी पोर्टफोलियो। सेम हम फैक्टर 2 का भी करेंगे, फैक्टर 2 का बीटा दी पोर्टफोलियो में बाकी सब चीज़ें सेम रहेगी, सिर्फ उनके बीटा चेंज हो जाएंगे ए और बी के, बाकी मार्केट वैल्यू वेट्स भी रहेंगे। तो जब आप डब्ल्यू भी निकालोगे तो +90,000 -60,000 आएगा, तो आ जाएगा +30,000 समेशन डब्ल्यू बी। फैक्टर 2 का बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो समेशन डब्ल्यू बी बाय समेशन डब्ल्यू +0.3 आ जाएगा। तो पहले का आंसर 0.45 और 0.30, ठीक है।
दूसरा देखते हैं, इफ मिस्टर एक्स बोरोज 1 लाख, मतलब उसके पास है नहीं, उसने कहीं से पैसा उधार लिया एट द रिस्क फ्री रेट, रिस्क फ्री रेट पे उसने उधार लिया, एंड इन्वेस्ट द अमाउंट ही बोरोज अलॉन्ग विद द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ 1 लाख in security A and B in the same proportion described in part 1. What is the sensitivity of the portfolio of the two factors? मतलब उसने 1 लाख रुपए के पास थे, 1 लाख रुपए उसने बोरो करके आए RF के रेट से, रिस्क फ्री रेट के रेट से उसने बोरो करके लाए, उसके पास थे नहीं। कितने पैसे इकट्ठा हो गए? 2 लाख रुपए। अब इस 2 लाख रुपए को इन द सेम प्रोपोर्शन जैसे उसने पहले किया था कि थोड़ा शॉर्ट सेलिंग किया, थोड़ा परचेज किया, वैसे ए और बी में लगा दिया। बोलो अब निकाल के दो बीट ऑफ द पोर्टफोलियो। यानी कि क्या हुआ? यानी कि ए इज टू बी चल रहा था उस समय, प्लस 1,50,000 इज टू माइनस 50,000, यानी कि प्लस 1.5 इज टू माइनस 0.5, ये प्रोपोर्शन चल रहा था। अब क्या किया? 1 लाख रुपए थे, 1 लाख रुपए और लेके आ गया, टोटल 2 लाख रुपए हो गए। अब बोला 2 लाख को इसी प्रोपोर्शन में, कौन सा प्रोपोर्शन? 1.5 इज टू माइनस 0.5 के रेट पे उसे इन्वेस्ट किए। क्या किया? मतलब ए सिक्योरिटी पे 2 लाख इंटू 1.5 परचेज कर लिया, बाय का ट्रांजेक्शन कर दिया 3 लाख रुपए का, और बी में क्या किया? 2 लाख इंटू माइनस 0.5 इज इक्वल टू शॉर्ट सेलिंग कर दी माइनस 1 लाख की, तो प्लस 3 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 2 लाख, तो नेट इन हैंड उसके पास 2 लाख रुपए ही थे, तो ट्रांजेक्शन उतने का ही कर पाया। प्रोपोर्शन क्या रखा? प्लस 1.5 इज टू माइनस 0.5। तो इस केस में, सेकेंड केस में, जब हम बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो निकालेंगे तो पहले फैक्टर 1 बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो की बात करेंगे। इसके अंदर में सिक्योरिटी के अंदर में ए बी और आर एफ सिक्योरिटी भी लेंगे। आर एफ सिक्योरिटी क्यों लेंगे? क्योंकि ये बोरो करके आया है, इसके पास था नहीं पैसा, जब बोरो करके आया है तो इस पर तो उसको ब्याज देना पड़ेगा, मतलब पैसा भरना पड़ेगा, तो इसलिए इसको भी हम मार्केट वैल्यू में लेंगे, बट माइनस करके लेंगे। मतलब आपके पास इन्वेस्टमेंट का पैसा नहीं है। एक बात सोचो, इन्वेस्टमेंट का पैसा कब आता है? सबसे पहला लेक्चर, इनकम एंड एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग विच लीड्स टू इन्वेस्टमेंट। आपके पास सेविंग नहीं है, खुद का पैसा नहीं है, तो भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो। इन्वेस्टमेंट यूजुअली तब की जाती है जब आपके खर्चे उतर जाए और कुछ सेविंग्स बचे। इस केस में सेविंग्स नहीं है, मतलब आप जो रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कमा रहे हो पैसा लगा के, वो कहीं और से लिया हुआ है, तो ये जो आपके पास आएगा रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, कभी बचेगा क्या? नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि वो रिटर्न कमाने के लिए आपने किसी और से उधार लिया और उसको कुछ पैसा पटाओगे, आप कुछ उसको इंटरेस्ट दोगे, कुछ उसको रिटर्न दोगे, मतलब ये रिटर्न कमाने के लिए कुछ और रिटर्न देना पड़ेगा। इसीलिए जब भी आप अगर बोरोड मनी यानी कि उधार के पैसों पे इन्वेस्टमेंट करोगे, तो उधार में लिए हुए पैसे का जो रिटर्न है, जो आपको पटाना है उसको, वो माइनस करोगे। इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस में लिखा है मार्केट वैल्यू वेट्स। तो ए आपने प्लस 3 लाख, बी माइनस 1 लाख, तो बी को माइनस 1 लाख लिखने का कारण शॉर्ट सेलिंग, और आर एफ सिक्योरिटी को माइनस 1 लाख लिखने का कारण बोरोड मनी पे इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, खुद का पास पैसा नहीं पड़ा है। तो फैक्टर 1 का बीटा 0.8, फैक्टर 1 बीटा फॉर सिक्योरिटी भी 1.5, और आर एफ का 0 रहता है, तो प्लस 240 माइनस 150, समेशन डब्ल्यू बी प्लस 90,000। तो फैक्टर 1 का बीपी आ जाएगा प्लस 90,000 अपॉन 1 लाख रुपीज़ प्लस 0.90। ये प्रोपोर्शन समझा दिया। सेम उसके साथ भी होगा, किसके साथ? फैक्टर 2 बीटा दी पोर्टफोलियो के साथ। यहाँ पे क्या बदल जाएगा? यहाँ पे 0.6, 1.2 और 0 हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो प्लस 1,80,000 माइनस 120 0, तो प्लस 60, प्लस 60 अपॉन 1 लाख इज प्लस 0.60, प्लस 0.9 और प्लस 0.6। तो ये बात आपको समझनी होगी कि माइनस में कब लिखते हैं मार्केट वैल्यू वेट्स। दो केस में, पहला केस जब आपने शॉर्ट सेलिंग की हुई है, जितने रुपए की हुई है उतना आ जाएगा। दूसरा, अगर आपने बोरोड पैसा मतलब उधार पे पैसा लिया तो माइनस लिखना है। तीसरा, व्हाट इज द
एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रीमियम ऑफ फैक्टर 2, एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रीमियम ऑफ फैक्टर 2। अब ये एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रीमियम ये क्या होता है? तो ये होता है रिस्क प्रीमियम। कौन सा रिस्क प्रीमियम? जो हम CAPM में पढ़ के आ चुके हैं, रिस्क प्रीमियम यानी कि RM माइनस RF इंटू बीटा, मतलब जो सेकेंड पार्ट होता है ना, यानी कि एक्स्ट्रा रिटर्न कमाओ जो शेयर मार्केट में रिस्क लेने के कारण मिलना चाहिए, फैक्टर 2 का निकालना है। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे मतलब RE का फॉर्मूला यूज करना है। तो RE का फॉर्मूला होता है RF यानी कि रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम। किताब पढ़ चुके हो, जो RE का फॉर्मूला आप सीख चुके हो, RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा जो करते हैं, तो उसमें ये वाला पोर्शन मैंने बताया था, ये होता है रिस्क प्रीमियम और ये होता है रिस्क फ्री रेट। अब यहाँ पे रिस्क प्रीमियम सिंस दो बीटा हैं, दो फैक्टर्स हैं, तो रिस्क प्रीमियम भी तो दो होंगे ना, फैक्टर 1 और फैक्टर 2 के अलग अलग, यानी कि RE निकलेगा रिस्क फ्री रेट प्लस फैक्टर 1 का रिस्क प्रीमियम प्लस फैक्टर 2 का रिस्क प्रीमियम। सिंस दो अलग अलग बीटाज हैं, ये बीटा दोनों अलग अलग हैं, एक 1 का एक 2 का, तो रिस्क प्रीमियम भी तो अलग अलग होंगे। अब करना क्या है? अब सिंस हमारे पास डेटा कम है इस क्वेश्चन में, कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ेगी। हमें यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा कि RE और ER बराबर है, RE और ER सेम है, जिसके कारण मैं ER की वैल्यूज यूज कर पाऊंगा। ठीक है, ER की वैल्यूज किसकी? सिक्योरिटी A की और B की। कौन सी वैल्यूज? तो ये 15% और ये 20%, ये दोनों यूज कर पाऊँ इसलिए RE और ER को सेम रखना पड़ेगा। ठीक है, रिस्क फ्री रेट तो 10% दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 10% रिस्क फ्री रेट। फिर फैक्टर 1 का रिस्क प्रीमियम मुझे अज्यूम करना पड़ेगा 0, क्योंकि मैं एक ही मिसिंग फिगर निकाल सकता हूँ, फैक्टर 2 का रिस्क प्रीमियम। तो सिंस फैक्टर 2 का रिस्क प्रीमियम निकालना है, फैक्टर 1 के रिस्क प्रीमियम को 0 अज्यूम करना पड़ेगा। उसको 0 अज्यूम करूंगा तो क्या होगा? सिक्योरिटी ए का अगर बात करें ER इजिकल टू 10% प्लस फैक्टर 2 रिस्क प्रीमियम, तो ये 15% है, ये 10% है, प्लस फैक्टर 2 का रिस्क प्रीमियम, तो फैक्टर 2 रिस्क प्रीमियम फॉर सिक्योरिटी ए 5% आ जाएगा। इसी तरीके से सिक्योरिटी बी का भी कर सकते हैं। सिक्योरिटी बी का ER इजिकल टू 10% प्लस फैक्टर 2 रिस्क प्रीमियम 20% इजिकल टू 10% प्लस सेम फैक्टर 2 रिस्क प्रीमियम 20 माइनस 10 इजिकल टू 10%। ए का 5, बी का 10। इस तरीके से टू फैक्टर मॉडल काम करता है, यानी कि एक ऐसी सिक्योरिटी, इस केस में तो दो सिक्योरिटी दे दी थी, ए भी दिया है बी भी दिया है, तो ए के दो फैक्टर्स हैं और बी के भी दो फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कंसेप्ट आ रहा है रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो रिलेटिव टू दैट ऑफ द मार्केट। मतलब पोर्टफोलियो का रिस्क एज कंपेयर्ड टू द मार्केट रिस्क, पोर्टफोलियो का रिस्क एज कंपेयर टू द मार्केट रिस्क, मतलब पोर्टफोलियो का रिस्क एज कंपेयर टू द मार्केट रिस्क। बताइए कि आपस में कंपैरिजन में क्या पोर्टफोलियो रिस्की है या नहीं, एज कंपेयर टू मार्केट क्या पोर्टफोलियो रिस्की है कि नहीं। तो बेसिकली मार्केट रिस्क यानी कि बीटा होता है। हम पढ़ चुके हैं सिस्टमैटिक रिस्क के अंदर में कि सिस्टमैटिक रिस्क में तीन होते हैं, मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, परचेजिंग पावर रिस्क। उसमें जो मार्केट रिस्क होता है वही मेजरली कंट्रीब्यूट करता है पूरे के पूरे सिस्टमैटिक रिस्क को, और वही बीटा होता है। तो यानी कि बीटा की बात कर रहे हैं, यानी कि हम रिक्वायर्ड बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो यानी कि मार्केट बीटा इम्प्लिसिट की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे पोर्टफोलियो रिस्क यानी कि बीटा को तो बीटा से कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि एक्चुअल बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं। यानी कि क्या कर रहा है, हमको दो चीज़ों को कंपेयर करना है, मार्केट बीटा इम्प्लिसिट को और एक्चुअल बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो को। अभी मार्केट बीटा इम्प्लिसिट क्या होता है, दैट व्हाट द बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो शुड बी एट अ गिवन पॉइंट वेयर ER इज इक्वल टू RE, यानी कि बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो होना कितना चाहिए, कायदे से होना कितना चाहिए, जब ER और RE सेम है तब बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो होना कितना चाहिए, दैट्स योर मार्केट बीटा इम्प्लिसिट। एंड व्हाट बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो एक्चुअली इज, कि अभी एक्चुअली में तुम्हारा बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो है कितना और होना कितना चाहिए, उसको कंपेयर करेंगे। तो सिंस बीटा क्या है, बीटा तो रिस्क है,
तो अगर एक्चुअल बीटा ज़्यादा आया रिक्वायर्ड बीटा से, मतलब आपका बीटा होना चाहिए पोर्टफोलियो का एज पर कैलकुलेशन इतना, ठीक है, मान के चलो 10, 10 तो ज़्यादा हो गया, चलिए ले लेते हैं 3। तो मेरा बीटा जो है वो 3 होना चाहिए, बट मेरा बीटा 5 है एक्चुअल बीटा। तो रिस्क मतलब मेरा 3 होना चाहिए, रिस्क मेरा 5 है, रिस्क ज़्यादा है, यानी कि मेरा पोर्टफोलियो रिस्की है। वही आगे कंसेप्ट। और अगर उल्टा हो गया तो यानी कि होना चाहिए 3, मेरा है 1, तो मतलब ज़्यादा रिस्की नहीं है मेरा एज़ कम्पेयर टू मार्केट। यहाँ पे दो चीज़ को कंपेयर करेंगे, एक करेंगे मार्केट बीटा इम्प्लिसिट को और एक करेंगे एक्चुअल बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो को। दो बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो निकालेंगे, एक बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो एज पर CAPM मॉडल और एक निकालेंगे एक्चुअल बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो। दो को कंपेयर करेंगे और बताएंगे कि पोर्टफोलियो रिस्की है कि नहीं। जैसे मैंने कहा CAPM मॉडल, तो ER और RE को सेम मानोगे। जैसे ER और RE को सेम मान लिया तो RE कैसे निकालते हो CAPM से, क्या फॉर्मूला यूज़ करते हो, RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे आपके पास RE या फिर ER रहेगा, RF रहेगा, RM रहेगा, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो कैलकुलेट हो जाएगा। ये जो बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो आएगा वो कहलाएगा मार्केट बीटा इम्प्लिसिट। और यहाँ पे आप बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो जो एक्चुअली में है वो ले लोगे, और वो क्या है, वो है समेशन WB बाय समेशन W। तो दो बीटा ऑफ द पोर्टफोलियोज कैलकुलेट होंगे, एक होगा समेशन WB बाय समेशन W करके, जो कि एक्चुअली में बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो उस पोर्टफोलियो का है, और एक निकालेंगे जो होना चाहिए। होना चाहिए मतलब व्हाट बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो शुड बी व्हेन ER इक्वल टू RE, व्हाट द बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो रिक्वायर्ड। तो आपका आ जाएगा वो RE के फॉर्मूले से, CAPM से, RF RM की वैल्यूज डालोगे और ER या RE की वैल्यू डालोगे तो बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो निकल आएगा बाहर। अब वही जो मैं समझा रहा था कि एक्चुअल बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो इज मोर देन मार्केट बीटा इम्प्लिसिट। अगर ज़्यादा हुआ तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे पोर्टफोलियो इज रिस्की एज कम्पेयर टू द मार्केट। और एक्चुअल बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो का रिस्क कम है मार्केट बीटा इम्प्लिसिट से, तो पोर्टफोलियो इज नॉट रिस्की एज कम्पेयर टू द मार्केट। चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन है, XYZ Limited has substantial cash flow and until the surplus funds are utilized to meet the future capital expenditure likely to happen after several months are invested in a portfolio of short-term equity investments, details for which are given below। मतलब XYZ लिमिटेड के पास कुछ खाली पैसे पड़े हुए थे और वो पैसे आगे जाके कुछ प्रोजेक्ट में लगने वाले हैं, बट सिंस अभी वो प्रोजेक्ट नहीं चालू हो रहा है, कुछ महीने बाद चालू होगा, तो इन पैसों को हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया। कहाँ कर दिया, शॉर्ट टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में। उसकी डिटेल्स दी हुई है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ किया, 1 2 3 4, नंबर ऑफ शेयर्स बता दिया, मतलब सारे के सारे शेयर्स हैं, बीटा बता दिया अलग अलग, मार्केट प्राइस क्या चल रही थी शेयर की वो बता दिया, एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड बता दिया। तो डिविडेंड यील्ड क्या होता है मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने एक पोर्टफोलियो बना दिया। हमने कौन, XYZ लिमिटेड ने पोर्टफोलियो बना दिया जिसमें 4 इन्वेस्टमेंट रखी, 1 2 3 4, और कितनी कितनी रखी, क्या क्या बीटा है उनका सब दिया हुआ है। द करेंट मार्केट रिटर्न इज 19%, मार्केट रिटर्न यानी कि RM, एंड द रिस्क फ्री रेट इज 11%। तो RM भी दिया हुआ है और RF भी दिया हुआ है। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रिस्क ऑफ XYZ इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो रिलेटेड टू दैट ऑफ द मार्केट। तो जो अभी मैं समझा रहा था कि रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो रिलेटिव ऑफ दैट ऑफ द मार्केट बताओ, तो उसी का क्वेश्चन आ गया। तो देखते हैं, हमको RM दिया हुआ है, हमको RF दिया हुआ है, ठीक है। अब जो डिविडेंड अमाउंट निकल के आता है जो कि रुपीज़ में होता है, वो 3 अलग अलग तरीके से निकल के आ सकता है। अगर आपको डिविडेंड रेट दिया हो, अगर आपको डिविडेंड रेट दिया हो क्वेश्चन में, तो उसको मल्टीप्लाई करना है पेड अप कैपिटल से, तो आपको क्या मिलेगा, डिविडेंड अमाउंट मिलेगा। अगर आपको डिविडेंड पे आउट का परसेंटेज दिया है तो आपको मल्टीप्लाई करना है EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर से मल्टीप्लाई करना है, तो डिविडेंड अमाउंट आ जाएगा। और अगर आपको डिविडेंड यील्ड क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आपको मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर से मल्टीप्लाई करना है, तो डिविडेंड अमाउंट आ जाएगा। यानी कि डिविडेंड अमाउंट निकालने के 3 तरीके हैं, डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। अगर डिविडेंड यील्ड दिया हुआ है तो इट इज़ अ परसेंटेज ऑफ मार्केट प्राइस, सो मल्टीप्लाई इट विथ MPS टू गेट डिविडेंड अमाउंट। अगर डिविडेंड पे आउट दिया हुआ है, सो डिविडेंड पे आउट इज अ परसेंटेज ऑफ द अर्निंग पर शेयर, सो मल्टीप्लाई विथ EPS टू अराइव एट डिविडेंड अमाउंट।
और अगर आपको डिविडेंड रेट दिया हुआ है, सो डिविडेंड रेट इज अ परसेंटेज ऑफ द पेड अप कैपिटल, सो मल्टीप्लाई विद द पेड अप कैपिटल टू अराइव एट डिविडेंड अमाउंट। हमको क्या दिया हुआ है? हमको दिया हुआ है डिविडेंड यील्ड। तो डिविडेंड अमाउंट अगर हमको चाहिए तो हमको मार्केट प्राइस शेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मार्केट वैल्यू निकाल ली। मार्केट वैल्यू कैसे निकाली? मार्केट वैल्यू ऐसे निकाली कि नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दिया मार्केट प्राइस पर शेयर से। तो 4.29 मल्टीप्लाई बाय 60,000 इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। ऐसे करके बाकी सब निकाल लिया, सबकी मार्केट वैल्यूज निकाल ली। मार्केट वैल्यूज को वेट्स बोल दिया। डिविडेंड यील्ड से मल्टीप्लाई करना है, मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे। देखो, डिविडेंड यील्ड को अगर एमपी से मल्टीप्लाई करोगे तो डिविडेंड पर शेयर आएगा, क्योंकि आपने मल्टीप्लाई किससे किया? पर शेयर से। अगर इसी चीज को मैं मल्टीप्लाई करूंगा मार्केट वैल्यू से तो मेरा डिविडेंड अमाउंट आ जाएगा, है ना। अगर आप किसी चीज को यानी कि डिविडेंड यील्ड को पर शेयर से मल्टीप्लाई करोगे तो डिविडेंड भी तो पर शेयर ही आएगा ना, एक ही शेयर का डिविडेंड आएगा। अगर मैं पूरी की पूरी मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं डिविडेंड यील्ड को तो पूरा डिविडेंड अमाउंट आ जाएगा। वही हो रहा है यहाँ पे कि 257,400 है पहला इन्वेस्टमेंट का, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा। तो इसकी 257,400 है, डिविडेंड यील्ड आप मल्टीप्लाई करोगे 19.5%, तो डिविडेंड अमाउंट आएगा 50193। दूसरे का भी ऐसा होगा, सेकेंड इन्वेस्टमेंट का 233,600 मल्टीप्लाई बाय 24% 56064, 217,000 इंटू 17.5% इजिकल टू 37975। चौथा 392,500 इंटू 26% 102,050। तो ये आपका 2,46,282 आ गया टोटल डिविडेंड, और आ जाएगा टोटल मार्केट वैल्यू। अब जब हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ दी पोर्टफोलियो का फॉर्मूला सीखा था तो मैंने कहा था कि अगर एक सिक्योरिटी का अगर आपको निकालना है तो सिक्योरिटी का डिविडेंड लोगे और सिक्योरिटी का चेंज इन प्राइस P1 माइनस P0 लोगे। लेकिन अगर आप पूरे के पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न चाहिए आपको तो सारे के सारे रिटर्न्स लेने पड़ेंगे, यानी कि पूरा का पूरा डिविडेंड लेना पड़ेगा और पूरा का पूरा मार्केट वैल्यू लेना पड़ेगा। तो पूरा का पूरा डिविडेंड ले लेंगे, टोटल डिविडेंड प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ द 1 पीरियड माइनस मार्केट वैल्यू 0 पीरियड अपन मार्केट वैल्यू ऑफ द 0 पीरियड इंटू 100। अब यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ टाइम की मार्केट वैल्यू दी हुई है, यानी कि जब हम परचेज किए तब की। अभी उसकी क्या हो गया हमको नहीं पता, क्या करें? तो ये वाला जो रिटर्न है यानी कि कैपिटल अप्रिसिएशन वाला वो हम नहीं निकाल सकते। तो क्या करेंगे, हम अज्यूम कर लेंगे कि मार्केट वैल्यू 0 पीरियड की और मार्केट वैल्यू 1 पीरियड की सेम है। अगर सेम हो जाएगी तो कैपिटल अप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा 0। ये रहा। तो हम जो दो तरह के रिटर्न कमाते हैं, एक होता है डिविडेंड और एक होता है कैपिटल अप्रिसिएशन। तो कैपिटल अप्रिसिएशन वाला नहीं निकाल सकते क्योंकि डेटा नहीं है, तो उसको ज़ीरो लेना पड़ेगा, तो उसको ज़ीरो ले लिए। और जो डिविडेंड है उसका टोटल कर लिए, डिवाइड कर दिए मार्केट वैल्यू 0 पीरियड की इंटू 100। तो ये हो गया आपकी मार्केट वैल्यू 0 पीरियड की और ये आपका डिविडेंड अमाउंट हो गया। तो इस तरीके से आपका ERP आ गया 22.38%। ठीक है, तो ERP आपका आ गया 22.38%। अब मार्केट बीटा इम्प्लिसिट निकालेंगे। मार्केट बीटा इम्प्लिसिट के लिए हम अज्यूम करते हैं कि ERP और REP सेम है, एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिक्वायर्ड रिटर्न सेम है। ये क्या होता है RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो, जो हमारा मिसिंग फिगर है हमको निकालना है। तो 22.38 जो अभी हमने निकाला इक्वल टू 11% प्लस 19 माइनस 11% इंटू बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो। तो बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो आएगा 1.42 मार्केट बीटा इम्प्लिसिट, मतलब जिस टाइप का आपने पोर्टफोलियो बनाया है, जिस तरीके का आपने पोर्टफोलियो बनाया है जिसमें आपने 4 तरह के इन्वेस्टमेंट रखे हैं, अलग अलग मार्केट प्राइस उसकी चल रही है, अलग अलग आपकी होल्डिंग है उसमें, किसी में 60,000 शेयर्स, किसी में कुछ शेयर्स, उसका बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो होना चाहिए 1.42। अगर 1.42 है या उससे कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उससे ज़्यादा है 1.42 से आपका बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो तो वो पोर्टफोलियो रिस्की है। तो एक्चुअल निकालेंगे, एक्चुअल बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो। एक्चुअल बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो के लिए क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स, नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट प्राइस। अब नंबर ऑफ शेयर्स और मार्केट प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्केट वैल्यू आएगा। मार्केट वैल्यू वेट्स बन जाएगा, जो अभी ऑलरेडी हम निकाल चुके थे पहले भी। सबका बीटा लिख लेंगे, डब्ल्यू भी निकालेंगे, डब्ल्यू भी यानी कि वेट्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। तो समेशन कर लेंगे,
तो समेशन डब्ल्यू भी आया ये 1615242 और समेशन डब्ल्यू आया 1100500। तो एक्चुअल बीट ऑफ द पोर्टफोलियो समेशन डब्ल्यू बी व समेशन डब्ल्यू 1615242 अपॉन 1100500 विच इज़ 1.46। अब कंपेयर करेंगे कि एक्चुअल बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो मेरा है 1.46 जो कि मार्केट बीटा इम्प्लिसिट से ज़्यादा है, तो कंक्लूजन आएगा कि पोर्टफोलियो रिस्की है एज कम्पेयर टू द मार्केट। तो इस तरीके से सॉल्व होता है रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो एज कम्पेयर टू द मार्केट या रिलेटिव टू दैट ऑफ द मार्केट। तो मार्केट बीटा इम्प्लिसिट is 1.42 while the portfolio beta is 1.46, thus the portfolio is marginally risky compared to the market। अगला क्वेश्चन, whether XYZ should change the composition of its portfolio। चेंज द कंपोजिशन, चेंज द कंपोजिशन ऑफ द पोर्टफोलियो का मतलब यानी कि आपके पास जो पोर्टफोलियो है जिसमें 4 इन्वेस्टमेंट पड़े हैं उसमें से कोई इन्वेस्टमेंट बेच देनी चाहिए या कोई इन्वेस्टमेंट रख लेनी चाहिए या कोई इन्वेस्टमेंट न्यू परचेज कर लेनी चाहिए। न्यू परचेज कर लो या जो ऑलरेडी परचेज करके रखे हो उसके शेयर्स अब और बढ़ा दो। मतलब अगर 50,000 शेयर खरीदे हो तो उसके 60,000 70,000 और शेयर्स परचेज कर लो। तो हमको क्या करना है, हमको बेसिकली बताना है कि हमें इस कंपोजिशन यानी कि इस बास्केट के अंदर में जो इन्वेस्टमेंट पड़े हुए हैं उसमें कोई फेर बदल करनी है क्या, कोई डिसीजन लेना है। यानी कि यहाँ पे हमको रिटर्न का डिसीजन टेबल काम आएगा जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि जहाँ पे हम ई आर को और आर ई ऑफ द सिक्योरिटीज़ को कंपेयर करेंगे। यानी कि इन्वेस्टमेंट 1 है उसका ई आर और उसका आर ई ले लेंगे, आपस में कंपेयर करेंगे। इन्वेस्टमेंट 2 लेंगे, ई आर ई कंपेयर करेंगे एंड सो ऑन। सबसे पहले हमको आर ई चाहिए। आर ई क्या होगा, तो आर ई होगा आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। इन्वेस्टमेंट कौन कौन सी है 1 2 3 4, तो आर एफ वही है, आर एम वही है, आर एफ वही, बस बीटा चेंज होता जाएगा। बीटा चेंज तो अलग अलग आर ई आता जाएगा 1 2 3 4 का। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट में जो ई आर है वो चाहिए, हर एक इन्वेस्टमेंट का ई आर चाहिए। बट हमारे पास यहाँ पे कैपिटल अप्रिसिएशन वाला तो कोई रिटर्न है नहीं, हमारे पास सिर्फ डिविडेंड का रिटर्न है। तो डिविडेंड का जब रिटर्न है तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला जो ऑलरेडी लगा चुके हो, डिविडेंड प्लस 0 अपन मार्केट वैल्यू इंटू 100। यानी कि क्या करोगे, यानी कि बेसिकली करोगे आप डिविडेंड का जो अमाउंट है उसको मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसा करोगे। क्योंकि कैपिटल अप्रिसिएशन वाला है नहीं आपके पास तो सिर्फ डिविडेंड वाला रिटर्न लेना पड़ेगा। अब मज़े की बात यह है कि यही तो डिविडेंड यील्ड होता है जो आपको डिविडेंड यील्ड क्वेश्चन में दी हुई है अलग अलग, जो आपको डिविडेंड यील्ड दी हुई है अलग अलग क्वेश्चन में, वो यही तो होता है डिविडेंड अमाउंट अपॉन एम पी एस इंटू 100। क्योंकि यील्ड जो होती है वो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर से बन के आती है डिविडेंड यील्ड, तो वही आप ले लोगे, वही आपका ई आर हो जाएगा। तो आपको एक और चीज़ क्या समझ में आई आज, आपको ये समझ में आई कि अगर क्वेश्चन में आपके पास कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं निकाल सकते, डेटा नहीं है, तो डिविडेंड यील्ड ही आपका ई आर बन जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं निकाल सकते तो आपका जो डिविडेंड यील्ड होगा ना वही आपका ई आर बन जाएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द स्टॉक। क्योंकि हम किसी शेयर से दो ही तरह का रिटर्न कमाते हैं, एक होता है कैपिटल अप्रिसिएशन, एक होता है डिविडेंड। अगर कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं निकाल सकते तो डिविडेंड निकाल सकते हैं। तो डिविडेंड को किससे डिवाइड करोगे, P0 से, यानी कि मार्केट प्राइस शेयर से। तो जब भी डिविडेंड एमपी से डिवाइड होता है तो डिविडेंड यील्ड परसेंटेज ही आता है और वही ई आर होगा। तो मेरे पास ई आर क्या क्या हो गया, 19.5, 24, 17.5, 26। आर ई मैंने अभी निकाला 20.28, 29.24, 18.2, 23। पहला वाला देखा तो आर ई ज़्यादा है और ई आर कम है तो ओवर प्राइस है, सेल कर दो। वैसे ओवर प्राइस है, सेल कर दो, ओवर प्राइस है, सेल कर दो। लास्ट वाला ऐसा है कि 26% मिलेगा बट चाहिए सिर्फ 23%, तो ज़्यादा मिलेगा तो अंडर प्राइस है, बाय कर लो। मतलब बेसिकली क्या करो, जो जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसको आपको बेच देना चाहिए और फोर्थ इन्वेस्टमेंट को और आपका उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा देना चाहिए। फोर्थ पे जो ऑलरेडी आप कर चुके हो इन्वेस्टमेंट उतना ही है, उसमें और बढ़ा दो, अपनी होल्डिंग बढ़ा दो। डू यू वांट टू चेंज योर कंपोजिशन, येस you should sell 1 2 3 and you should increase the holding of fourth investment।
Comparison of dividend yield with the expected return RS shows that the dividend yields of investment 1 to 3 are less than corresponding. So these investments are overpriced, should be sold by the investor. कौन सी investments 1 to 3 should be sold by the investor. However, in case of investment 4, that this is compared to this, so XYZ should increase the proportion. तो XYZ को proportion increase कर देना चाहिए, मतलब बाय कर लेना चाहिए. एक टेबल भी ड्रॉ करो और एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख लो, तो आपका आंसर कंप्लीट. तो दिस वाज योर मार्केट बीटा इम्प्लिसिट और डिसीजन टेबल वाला क्वेश्चन.